नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आज 17 नंबर चैप्टर रूस की क्रांति। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रसंघ। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी रूस की क्रांति से संबंधित। तो रूस की क्रांति की क्लास को आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। तो रूस में जो नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, यह की गई थी लेनिन के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था की ओर रुख किया तथा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लेनिन ने इसे राजकीय पूंजीवाद की संज्ञा दी। नई आर्थिक व्यवस्था से कृषि और उद्योगों में फिर से जान आई और उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो यह किया गया था फादर गेपन के नेतृत्व में। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 19 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उग्रवादी दल के नेता जॉन गेपेन ने के नेतृत्व में लगभग 2 लाख मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए अपनी मांगे रखने के लिए जार के महल विंटर पैलेस की तरफ बढ़े। परंतु सैनिक अधिकारियों को लगा कि जनता राजमहल पर हमला करने आ रही है, अतः उन्होंने मजदूरों पर गोलियां चला दी। इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली व अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है। तो 1917 में जो लेनिन ने अपना कार्यक्रम घोषित किया था, जो घोषणा की थी, तो उनमें से कौन सा जो नहीं है। पहला है कि और अधिक तीव्रता से युद्ध। तो यह पहला ही है जो गलत है, क्योंकि लेनिन ने जो शांति संधि के लिए युद्ध की समाप्ति कर दी थी और शांति संधि की तरफ प्रस्ताव किया था। तो पहला कथन ही गलत है। दूसरा है बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण, यह सत्य है। तीसरा है कि पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा, यह बात भी सत्य है। और चौथा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये तीनों सत्य है। पहला कथन है जो गलत है। युद्ध तीव्रता से युद्ध नहीं किया था, बल्कि युद्ध की समाप्ति की थी और शांति संधि की थी। सत्ता हाथ में लेते हुए लेनिन ने अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया, जो इस प्रकार था। शांति संधि के लिए तुरंत युद्ध की समाप्ति हो, बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण हो, श्रमिकों को कारखानों पर स्वामित्व प्राप्त हो, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलसिट की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य हुई थी। जो तिलसिट की जो संधि हुई थी, यह हुई थी फ्रांस और रूस के मध्य। तो तिलसिट की संधि जो 1807 में हुई है, फ्रांस और रूस के मध्य हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। टिलसिट की संधि जुलाई 1807 को फिनलैंड ने अपनी जीत के बाद टिलसिट शहर में फ्रांस के नेपोलियन द्वारा हस्ताक्षरित दो समझौते थे। पहला 7 जुलाई को रूस के सम्राट अलेक्जेंडर, दूसरा 9 जुलाई को प्रसा के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का अंतिम जार जिसे दो क्रांतियों का सामना करना पड़ा। तो वह रूस का अंतिम जार कौन था जिसे जिसे दो क्रांतियों का सामना करना पड़ा था। तो वह अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 तक जो ने कठोर और दमनकारी नीति का पालन किया, किंतु 1905 ईस्वी में क्रांति के फलस्वरूप उसे सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा का निर्वाचन करने की घोषणा करनी पड़ी। निकोलस द्वितीय के अंतिम वर्षों में एक साधु रासपुटिन का हस्तक्षेप होने लगा। निकोलस द्वितीय के समय में ही 1917 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था। तो रूस के जो सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, उसका संस्थापक था प्लेखनोव। 2 नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1895-96 में रूस के प्रमुख नगरों में विभिन्न नामों में मार्क्सवादी दल गठित हुए, जिन्हें मिलाकर 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। 1903 ईस्वी में हुए इसके लंदन अधिवेशन में सैद्धांतिक मतभेदों के कारण यह दल मेंशेविक व बोल्शेविक नामक दो दलों में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। कोलचक जो साइबेरिया का क्षेत्र है, डेनाकिट दक्षिणी रूस का है और यूडेनिक जो उत्तर पश्चिमी रूस का। ये तीनों सत्य है, लेकिन केल्डिन पश्चिमी रूस का क्षेत्र नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लेटोवस की संधि
द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी, इस संधि के द्वारा बेलारूस को, यूक्रेन को और फिनलैंड को, इन तीनों को जो स्वतंत्र घोषित किया गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इस 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15 दिसंबर 1917 को रूस और जर्मनी के बीच युद्ध विराम हो गया तथा 3 मार्च 1918 को विदेश मंत्री ट्राटस्की ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क में एक स्थायी संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान रूस के युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? तो कौन सा प्रावधान है जो रूस के युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? तो वह था किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध और क्रांतिकालीन युद्ध युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसके तुरंत बाद रूस में अकाल पड़ गया अतः सोवियत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए भूस्वामियों से उनकी जमीन छीनकर किसानों में बांट दी। किसानों के उपज से उतना ही खाद्यान्न मिलता जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। बाकी अधिशेष किसानों से लेकर बाकी आबादी को भूख मिटाने के लिए दे दिया जाता था। इन कार्यवाहियों के द्वारा जिस प्रणाली का जन्म हुआ उसे युद्ध साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड रूसी क्रांति का आंखों आंखों देखा विवरण। इसके लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे जे रीड। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। रूसी क्रांति का अवलोकन के लिए अमेरिका से रूस आए पत्रकार जॉन रीड की जो पुस्तक है, जॉन रीड की पुस्तक है कि 10 दिन जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड में रूसी क्रांति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटे तौर पर रूस के समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? तो रूस के समाज को जो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 3 श्रेणियां कौन सी? कि रूस की क्रांति के समय समय में रूसी समाज को कुलीन, मध्यम और सर्वहारा वर्ग की 3 श्रेणियों में मोटे तौर पर बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में प्रचलित जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों में कितने दिनों का अंतर था? तो इनमें जो 13 दिनों का अंतर था। 1917 की क्रांति तक रूस में 2 कैलेंडर प्रचलित थे, जूलियन पद्धति और ग्रेगोरियन पद्धति। क्रांति के बाद वहां ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित हुआ अतः तिथियां 13 दिन आगे बढ़ानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति किस तिथि को हुई थी? तो जो पुराना कैलेंडर था उस पुराने कैलेंडर के अनुसार जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी यह हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। पुराने कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी अतः इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना गया। परंतु नए कैलेंडर ग्रेगोरियन के अनुसार यह तिथि 7 नवंबर 1917 थी अतः इसे नवंबर क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विश्व युद्ध न होता तो जारशाही का अंत भी नहीं होता। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह कथन है वीएच समनर का। वीएच समनर ने कहा था कि यदि विश्व युद्ध ना होता तो रूस में जारशाही का अंत भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासपुटिन का अर्थ क्या है? तो रासपुटिन का अर्थ है कामुक, चरित्रहीन और भ्रष्ट। इनको रासपुटिन कहा गया। जार निकोलस द्वितीय के दरबार में रासपुटिन नामक एक साधु रहता था। रासपुटिन का अर्थ होता है कामुक, भ्रष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी उसका नाम था जरीना एलेक्जेंड्रा फेडरोना। जरीना एलेक्जेंड्रा फेडरोना जो निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी पत्नी का नाम जरीना एलेक्जेंड्रा फेडरोना था। इसका राजकार्य में बहुत प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष रासपुटिन नामक साधु की हत्या कर दी गई? तो रासपुटिन नामक साधु की जो हत्या हुई थी यह हुई थी 1916 के अंदर। 1917 ईस्वी में रूस क्रांति ने किस राजवंश का अंत किया? तो रोमानोव राजवंश। सम्राट निकोलस द्वितीय को 1905 और 1917 की 2 क्रांतियों का सामना करना पड़ा। दूसरी क्रांति ने निकोलस के साथ ही रोमानोव वंश को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेदों के चलते विभाजन हुआ था? तो यह जो विभाजन हुआ था यह विभाजन हुआ था 1903 के अंदर। 1903 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लंदन लंदन सम्मेलन में सैद्धांतिक मतभेदों के कारण यह दल 2 भागों में विभाजित हो गया था, बोल्शेविक और मेनशेविक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं, तो जो दो वक्तव्य दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बोल्शेविक का अर्थ है अल्पमत, तो बोल्शेविक का अर्थ अल्पमत नहीं बल्कि बहुमत है। और मेनसेविक का अर्थ है बहुमत, तो मेनसेविक का जो अर्थ है वो है अल्पमत। इसमें दोनों उल्टे दे रखे हैं, बोल्शेविक का अर्थ अल्पमत बता रखा है जबकि इसका अर्थ होता है बहुमत, और मेनसेविक का अर्थ है जो बहुमत दे रखा है जबकि इसका अर्थ होता है अल्पमत। तो ये दोनों कथन है जो गलत है, तो एक और दो दोनों गलत है, एक और दो दोनों गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बोलसेविक का अर्थ बहुमत होता है जबकि मेनसेविक का जो अर्थ है वो होता है अल्पमत। बोलसेविक दल केंद्रीय संगठन व कठोर अनुशासन के द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करना चाहता था, जबकि मेनसेविक दल श्रमिक वर्ग के साथ अन्य वर्गों के सहयोग से जनतंत्र की स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जार रूस का एकाधिपति है। तो जार जो रूस का एकाधिपति है यह कथन किसका है, यह कथन है इवान का। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जार जो दुनिया में किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है, यह कथन है पीटर महान का। पीटर महान ने कहा था कि जार जो दुनिया में किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1904-5 में रूस को किस देश के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। तो जापान के हाथों। 3 नंबर ऑप्शन। रूस के इतिहास में 22 जनवरी 1905 ईस्वी का क्या महत्व है। रूस के इतिहास में 22 जनवरी 1905 का क्या महत्व है। तो 22 जनवरी 1905 को जो खूनी रविवार की घटना हुई थी, जो जनता पर गोलियां चलाई गई थी, वो रविवार का दिन था तो उसे खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन पादरी गेपोन के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाले निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूमा क्या है। ड्यूमा जो है ये रूस साम्राज्य की विधानसभा है। रूस साम्राज्य की जो विधानसभा है इसे ड्यूमा कहा गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि सामाजिक सुधार के कारण इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है, तो यह सत्य है। दूसरा, इसके समय निहलिस्ट आंदोलन हुआ था, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय निहलिस्ट आंदोलन हुआ, यह बात भी सत्य है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि कृषिगत दास प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो कृषिगत दास अर्थात प्रारंभ नहीं की बल्कि इसको समाप्त किया गया था, तो 3 नंबर है जो गलत है। और चौथा है सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, तो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, ये बात जो सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक चर्च एक रूस एक जार की नीति अपनाई थी। तो यह नीति किसने अपनाई थी कि एक चर्च एक रूस और एक जार, तो यह नीति अपनाई थी अलेक्जेंडर तृतीय ने। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ऑटोक्रेट ऑफ ऑल रशियन तथा फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ऑटोक्रेट ऑफ ऑल रशियन तथा फादर ऑफ नेशन, तो यह कहा जाता है निकोलस द्वितीय को। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 अंतिम जार शासक था। इसके समय 1905 से 1917 की क्रांतियां हुई। इसने अपने पिता अलेक्जेंडर तृतीय की नीतियों को जारी रखा। इसको ऑटोक्रेट ऑफ ऑल रशियन रूसी जनता का एकमेव शासन तथा फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिक संगठन असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1904 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति के समय रूस की राजधानी कहाँ थी। तो 1917 की क्रांति के समय जो रूस की राजधानी थी यह राजधानी थी पेट्रोगाद। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की मार्च या फरवरी की क्रांति के बाद अस्थायी सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो अस्थायी सरकार का जो नेतृत्व किया था यह किया था प्रिंस ल्यूआव ने। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1917 ईस्वी में हुई है रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था कि रोटी की कमी तथा प्रथम महायुद्ध में रूसी सेना की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1916 में साधु रासपुटिन ग्रेगरी एकिमोविच नोविक की हत्या किसने की थी। तो इसकी हत्या की थी यूसुपोव ने। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासों की मुक्ति की घोषणा की गई थी? तो किस वर्ष है जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासों की मुक्ति की घोषणा की गई थी? तो 1861 है। एक नंबर ऑप्शन। रूस की समस्त कृषक जनसंख्या का एक तिहाई भाग भूमिहीन था। इन्हें जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? तो रूसी कृषक संघ बनाने का जो निर्णय लिया गया था, यह लिया गया था मास्को सम्मेलन में। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1905 ईस्वी में समस्त कृषक प्रतिनिधियों का मास्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप 1906 ईस्वी के कानून को कम्यून से अपनी भूमि अलग करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक गोरकी के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर जो 5 पुस्तकें दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि जो कौन सी पुस्तक है जो गोरकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो पहली है माँ, दूसरा मेरा बचपन, तीसरी है जीवन की राहों में और चौथी है मेरा विश्वविद्यालय। तो ये जो 4 पुस्तकें हैं, ये चारों पुस्तकें गोरकी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो फादर एंड सन्स जो पुस्तक है, यह इवान तुर्गनेव की लिखी हुई है। तो यह इवान तुर्गनेव की है, न कि गोरकी की। गोरकी की जो इनमें पुस्तकें हैं 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। माँ या मदर, मेरा बचपन, जीवन की राहों में तथा मेरे विश्वविद्यालय, ये गोरकी की रचनाएं हैं। जबकि फादर एंड सन्स नामक पुस्तक की रचना इवान तुर्गनेव ने की थी। उसने 1905 में लेनिन का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका संबंध है, तो इसका संबंध रूस की क्रांति से है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फरवरी क्रांति की शुरुआत 7 मार्च को रोटी खरीदने के प्रयास में मजदूर औरतों के एक प्रदर्शन से हुई। बहुत सारे कारखानों की हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया गया और इसी कारण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक और मजदूर प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत सोवियत ऑफ वर्कमैन एंड सोल्जर ड्यूटीज का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फरवरी क्रांति से। एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी फरवरी क्रांति के समय लेनिन कहाँ थे? तो इस समय जो लेनिन है ये थे ज्यूरिख में। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 14 मार्च को प्रिंस लवोव के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार गठित की गई। इसके मंत्रिमंडल का एकमात्र समाजवादी सदस्य कौन था? तो 14 मार्च को प्रिंस लवोव के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार गठित की गई थी। इसके मंत्रिमंडल का एकमात्र समाजवादी सदस्य जो था वह था केरेंस्की। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मंत्रिमंडल में केरेंस्की, न्याय मंत्री गोर्डनेफ, शासन निरीक्षक टेरेवेन्को टेरेवेन्को को अर्थ मंत्री तथा मिल्युवाक को विदेश मंत्री बनाया गया। मिल्युवाक ने ईश्वरीय विश्व तथा रेच नामक पत्रिकाएं भी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किले को रूस का बास्टिल कहा जाता है? तो रूस का बास्टिल है जो सल्स सल्सबर्ग बर्ग दुर्ग को है जो रूस का बास्टिल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे? तो रूसी क्रांति के कारण पूछे गए हैं कि कौन कौन से रूसी क्रांति के कारण थे। तो पहला है कि जारशाही की निर्कुशता, बिल्कुल यह रूसी क्रांति का कारण था। दूसरा है कि 1905 की क्रांति तथा ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास है, यह भी रूसी क्रांति का कारण था। तीसरा जार की रूसीकरण की नीति, यह भी रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। और चौथा है रूस में समाजवाद का प्रसार। तो रूस में समाजवाद का प्रसार यह भी है जो एक रूसी क्रांति शुरू होने का कारण था। तो चारों ही ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। रूस की प्रजा में विभिन्न जातियां विद्यमान थी। रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, तातार, कजाक, आर्मीनियन, रूसी आदि समावेशित थे। जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही इनके रूसीकरण की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रावदा है। प्रावदा क्या है? तो प्रावदा एक समाचार पत्र का नाम है। प्रावदा जो एक रूस में चलने वाला एक समाचार पत्र था। बोल्शेविकों ने प्रावदा जो लेनिन का नामक समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों
का प्रचार व प्रसार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विद्रोह को क्रांति विरोधी क्रांति विरोधी क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो क्रांति विरोधी क्रांति किसके विद्रोह को जाना जाता है? तो कार्निलो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोग्राड सोवियत के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए किसने कहा था कि इतिहास में हमें किसी अन्य क्रांतिकारी इतिहास में हमें किसी अन्य क्रांतिकारी आंदोलन का उदाहरण नहीं मिलेगा जहां रूस के जितने लोग हो और जहां रूस के समान इतनी बड़ी क्रांति बिना खून बहाए हुई हो। तो यह जो किसने कहा था? तो यह बात कही थी ट्रोटस्की ने। ट्रोटस्की तीन नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 7 नवंबर 1917 को प्रातःकाल तक लाल गार्ड और नियमित सैनिकों की टुकड़ियों ने टोरिड पैलेस तथा अन्य सरकारी केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा अगले दिन विंटर पैलेस पर भी लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार यह एक रक्तहीन क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 1917 को किसकी अध्यक्षता में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया? तो प्रथम प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था 8 नवंबर 1917 को, यह किया गया था लेनिन की अध्यक्षता में। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे रूस में मार्क्सवाद का संस्थापक माना जाता है? तो रूस में मार्क्सवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है प्लेखानोव को। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रूस में मार्क्सवाद का संस्थापक प्लेखानोव को माना जाता है। वह कम्यून की भावनात्मक कल्पना का परित्याग करने वाला भी प्रथम रूसी समाजवादी विचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरेशन ऑफ लेबर नामक प्रथम रूसी मार्क्सवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी प्लेखानोव ने। 4 नंबर ऑप्शन। लिबरेशन ऑफ लेबर श्रमिक मुक्ति नामक रूस के प्रथम मार्क्सवादी दल का गठन 1833 ईस्वी में जेनेवा में किया गया। इस दल का गठन प्लेखानोव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली सोवियत का गठन कब किया गया? पहली सोवियत का जो गठन हुआ था यह हुआ था अक्टूबर 1905 में। अक्टूबर 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहली सोवियत स्थापित की गई। गुस्तावो नोसार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर घोषणा पत्र से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो अक्टूबर घोषणा पत्र से संबंधित यहाँ पर जो कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें सत्य कथन बताना है कि कौन कौन से हैं। पहला कि ड्यूमा प्रतिनिधि जो सभा थी का गठन किया गया, तो ड्यूमा का गठन किया गया था इस अक्टूबर घोषणा पत्र के तहत, ये सत्य है। संविधान बनाकर लागू किया जाए, ये बात भी सत्य है। और तीसरी घोषणा है कि श्रमिकों की भावनाओं व मांगों की कद्र नहीं की गई, यह बात भी सत्य है कि इसके अंदर जो श्रमिकों की भावनाओं व मांगों की कद्र नहीं की गई थी। तो ये तीनों ही बात है जो बिल्कुल सत्य है। तो एक दो और तीन, एक दो और तीन, एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और उत्तर दे। तो यहाँ पर जो दो वक्तव्य दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है और कौन सा गलत है। पहला कि प्रथम कांग्रेस का आयोजन मार्च 1898 में मिन्स्क में हुआ था, तो यह सत्य है। द्वितीय कांग्रेस का आयोजन 1903 ईस्वी में ब्रुसेल्स में हुआ था, तो यह बात भी सत्य है। तो एक और दो दोनों सत्य हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी स्थापित हुई? तो सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो स्थापित हुई थी, यह हुई थी 1902 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1902 ईस्वी में सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। ये लोग श्रमिक वर्ग का शासन चाहते थे, अर्थात श्रमिक समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। इसके संस्थापक चरनोव तथा एर्गनोव थे। इसके समर्थक आगे चलकर पॉपुल पॉपुलिस्ट व नोरडिक नामक दो भागों में बंट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम साम्यवादी सरकार की व्यवहारिक क्रियान्वित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विश्व में प्रथम साम्यवादी सरकार की व्यवहारिक क्रियान्वित करने का जो श्रेय दिया जाता है, यह श्रेय दिया जाता है व्लादिमीर इलिच उलियानोव को। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। व्लादिमीर इलिच उलियानोव को लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म 9 अप्रैल 1870 को रूस के उलियानोस्क नामक नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में पूंजीवाद का विकास तथा क्या करें नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो यह भी की थी लेनिन ने। 3 नंबर ऑप्शन।
लेनिन ने रूस में पूंजीवादी विकास नामक पुस्तक की रचना अपने साइबेरिया निर्वासन के दौरान की थी। यह पुस्तक 1899 में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित हुई। लेनिन ने 1902 में क्या करे नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अवसरवादियों के सिद्धांतों की आलोचना की गई। लेनिन ने इसका इस्क्रा, चिनगारी व जार्या उषा नामक समाचार पत्रों के संपादन में भी सहयोग किया था। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुस्तक के लेखन के बाद व्लादिमीर इलिच उलियनोव लेनिन नाम से प्रसिद्ध हुए? तो किस पुस्तक के लेखन के बाद ये प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे हमें क्या करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। क्या करें अथवा हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन नामक पुस्तक लिखने के बाद व्लादिमीर इलिच उलियनोव लेनिन नाम से प्रसिद्ध हुए। यही पुस्तिका रूसी मार्क्सवादी आंदोलन में 1903 ईस्वी में पड़ने वाली फूट का कारण बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1917 की जो क्रांति है, यह क्रांति हुई थी प्लेखानोव के नेतृत्व में। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो लेनिन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें असत्य कथन बताना है। पहला कि यूनियन ऑफ कमिटीज ऑफ मेजोरिटी नामक दल की स्थापना की गई, ये सत्य है। दूसरा, टू टेक्सिस्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी समाजवादी जनतंत्र की दो रणनीतियां नामक पैम्पलेट प्रकाशित किए, ये भी सत्य है। तीसरा, केयर मोड यानी कि आगे नामक मुख्य पत्र प्रकाशित किया, यह भी सत्य है। लेनिन ने चर्चिल को ग्रेट रेप्यूडिएटर कहा था। तो चर्चिल को जो ग्रेट रेप्यूडिएटर है जो यह लेनिन ने नहीं कहा था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है, इसमें असत्य कथन बताना है। तो 4 नंबर है जो असत्य है, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। लेनिन ने मित्र राष्ट्रों से जार को प्राप्त ऋण लौटाने से मना कर दिया तथा विश्व क्रांति की बात की, और इसी कारण चर्चिल ने लेनिन को ग्रेट रेप्यूडिएटर ऋण अस्वीकार करने वाला कहा था। तो यह जो बात कही थी, ये चर्चिल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस है। अप्रैल थीसिस क्या है? तो अप्रैल थीसिस है जो ये अखिल रूसी सोवियत सभा में पढ़ा गया लेनिन का भाषण है। इस भाषण को है जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। लेनिन ने अखिल रूसी सोवियत सभा के बोल्शेविक तथा मेंशेविक प्रतिनिधियों की एक बैठक में युद्ध तथा क्रांति के संबंध में अपना भाषण पढ़ा। यही अप्रैल थीसिस थी। पेट्रोग्राड सम्मेलन में 27 अप्रैल को पार्टी ने इसे अनुमोदित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा? तो इस पार्टी का नाम बदलकर रखा था कम्युनिस्ट पार्टी। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी का अंतिम लक्ष्य साम्यवाद की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1924 को। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हुई। उसके सम्मान में पेट्रोग्राड का नाम बदलकर लेनिनग्राड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह चेका है। चेका क्या है? तो चेका जो है यह बोल्शेविकों द्वारा स्थापित क्रांतिकारी न्यायालय है, इसे चेका कहा गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लाल सेना का गठन किया? तो लाल सेना का जो गठन किया था, यह किया था ट्रोटस्की के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। युद्ध मंत्री ट्रोटस्की ने जनवरी 1918 में लाल सेना का गठन किया, जिसने हिंसा का रास्ता अपनाया और अगले 4 वर्षों में लाखों लोग काल के ग्रास में समा गए। रूसी इतिहास में यह घटना लाल आतंक के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष बोल्शेविक पार्टी ने नई आर्थिक नीति का परित्याग किया था? तो बोल्शेविक पार्टी ने नई आर्थिक नीति का जो परित्याग किया था, यह किया था 1929 में। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1925 में नई नवीन आर्थिक नीति अपने चरम पर थी। बोल्शेविक पार्टी ने 1929 में औपचारिक तौर पर इसका परित्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति के दौरान राज्य आयोजन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1921 के अंदर। 1921 में फरवरी के माह में, फरवरी 1921 से
एकल सामान्य राज्य आर्थिक योजना के कार्यान्वयन की पद्धतियां व साधनों की तैयारियों के लिए फरवरी 1921 में राज्य आयोजना समिति की स्थापना की गई। इसके द्वारा एक पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई? तो यह लागू की गई थी 1928 में। 3 नंबर ऑप्शन। 1928 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को त्याग दिया तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की, जिसका समय 1 अक्टूबर 1928 से 31 अक्टूबर 1932 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 1922 को रेपेलो की संधि किन देशों के बीच संपन्न हुई थी? तो जो रेपेलो की संधि है जो 16 अप्रैल 1922 को हुई थी, यह हुई थी रूस और जर्मनी के मध्य। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रूस और जर्मनी के प्रतिनिधि 16 अप्रैल 1922 को जेनेवा के पास रेपेलो नामक स्थान पर मिले और एक गुप्त संधि की। जर्मनी पहला बड़ा राज्य था जिसने रूस के साथ संधि की और कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हुए रूस को राजनयिक मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 1934 में सोवियत संघ को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के विरोध में मत देने वाला देश कौन सा था? तो वह देश था स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल और हॉलैंड। इन तीनों ने जो रूस को राष्ट्र संघ का सोवियत संघ को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के विरोध में मत दिया था, जो सितंबर 1934 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकल जो के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अंकल जो के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे स्टालिन। स्टालिन को जो अंकल जो के नाम से भी जाना जाता था। स्टालिन के संबंध में सत्य कथन है। तो स्टालिन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन बताना है कौन कौन सा है। पहला कि स्टालिन का जन्म 1879 में जॉर्जिया प्रांत के गोगोरी नामक नगर में हुआ था, तो यह सत्य है। दूसरा, लेनिन ने उसे स्टालिन लोह पुरुष फौलादी आदमी नाम दिया था, तो यह बात भी सत्य है। उसका मूल नाम जोसेफ विसेरियोनोविच जुगाशिवली था, तो यह बात भी सत्य है। चौथा है कि स्टालिन ने प्रावदा नामक पत्र निकाला था। तो प्रावदा नामक जो पत्र है यह स्टालिन के द्वारा नहीं निकाला गया था, तो चौथा ऑप्शन है जो गलत है। तो इसमें पूछा सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो 1, 2 और 3 सही है और 4 नंबर ऑप्शन है जो गलत है। तो 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध चित्सका योजना से है? तो चित्सका योजना से संबंध जो है वो है स्टालिन का। 3 नंबर ऑप्शन। चित्सका शुद्धिकरण योजना की प्रक्रिया 1934 ईस्वी में पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सेर्गेई किरोव की हत्या से प्रारंभ हुई और 1937-38 तक चली। यह योजना औद्योगिक श्रमिकों, साम्यवादी पार्टियों और खुफिया पुलिस के खिलाफ चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 का मुकदमा, 17 का मुकदमा तथा 21 का मुकदमा का संबंध है। तो 16 का मुकदमा, 17 का मुकदमा और 21 का मुकदमा, इसका जो संबंध है यह है चित्सका योजना से। 2 नंबर ऑप्शन। हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन का जो लेखक है वो है ट्राटस्की। 1 नंबर ऑप्शन। रूसी दास्तों को किसने समाप्त किया? तो रूसी दास्तों को जो समाप्त किया था यह किया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। अलेक्जेंडर द्वितीय जो 1855 से 81 तक जार रहा था, निकोलस प्रथम के बाद जार बना। रूस में कई सुधार कार्य किए जाने के कारण इसे मुक्ति दिलाने वाला जार भी कहा गया है। इसका काल महान सुधारों का युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्स माउथ की संधि, पोर्ट्स माउथ की जो संधि हुई थी 1905 में, पर रूस और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए। इनमें से किन एशियाई देश इस इस संधि ने जापान को प्रभुत्व दिया? तो कौन से एशियाई देश ने जो इस संधि में जापान को प्रभुत्व दिया? तो कोरिया। 1 नंबर ऑप्शन। पोर्ट्समाउथ की संधि अगस्त 1905 को अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुई थी। इस संधि के तहत जापान को दक्षिणी सखालीन तथा पोर्ट ऑर्थर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशेविक किस विचारधारा के थे? सॉरी, मेंशेविक किस विचारधारा के थे? तो मेंशेविक जो मध्यम मार्गी विचारधारा के थे। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका
राइट आंसर है। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। आगे चलकर 1903 ईस्वी में यह दल बोल्शेविक तथा मेंशेविक में विभक्त हो गया। बहुमत को रूसी भाषा में बोल्शिन्स्त्व कहते हैं। इसी से बोल्शेविक शब्द प्रचलित हुआ। लेनिन विरोधी धड़ा अल्पमत में था। रूसी भाषा में अल्पमत को मेंशित्व कहते हैं। इसी से इसी से मेंशेविक शब्द विकसित हुआ। रूस में 1917 ईस्वी तक मेंशेविकों का प्रभाव अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1883 ईस्वी में किसने एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था? तो 1883 ईस्वी में जो एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया था जॉर्ज प्लाखानोव ने। जॉर्ज प्लेखानोव ने जो 1883 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दास प्रथा का उन्मूलन कर रूस के औद्योगिकीकरण की शुरुआत की थी? तो यह किसने की थी? तो यह की थी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। जार अलेक्जेंडर द्वितीय 15 जनवरी 1861 को राजआज्ञा के तहत कृषि दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो कृषि दास प्रथा का जो अंत किया था, कृषि दास प्रथा का अंत 15 जनवरी 1861 को किया था। यह किया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ थोड़ा प्रश्न ऊपर नीचे प्रिंट हो रखा है। यह व्याख्या जो पहले आएगी उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है कि 78 नंबर क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि 8 मार्च को पेट्रागार्ड के औद्योगिक श्रमिकों ने हड़ताल की, यह सत्य है। दूसरा कि भीड़ ने शस्त्रागारों और हथियारों को जब्त कर लिया और आम लोगों में वितरित कर दिया, यह भी सत्य है। तीसरा नंबर है कि पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसे रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो रूस के इतिहास में जो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी यह हुई थी 1905 के अंदर, ना कि इस 1917 की रूसी क्रांति है खूनी रविवार की घटना इससे संबंधित नहीं है, बल्कि 1905 की क्रांति से संबंधित है। तो 3 नंबर है जो गलत है। चौथा है कि 11 मार्च को जार ने आज्ञप्ति जारी की जिसमें औद्योगिक श्रमिकों को काम पर वापस लौटने के लिए कहा गया, तो यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जो असत्य है। 7 मार्च 1917 को रूस की तात्कालिक राजधानी पेट्रोग्राड प्रथम विश्व युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में रोटी की मांग को लेकर क्रांति प्रारंभ हुई। 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड के कपड़े के कारखानों में काम करने वाली महिलाओं ने हड़ताल कर दी। 12 मार्च को सैनिक टुकड़े अपने अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करती हुई विद्रोहियों से मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में अक्टूबर क्रांति के पश्चात लागू की गई लेनिन की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भी हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि एक वर्ग के रूप में किसान नई आर्थिक नीति के लाभार्थी थे और किसानों को टैक्स के एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था, तो यह बात सत्य है। दूसरा है कि किसानों के लिए अपने अतिरिक्त उत्पादों को खुले बाजारों में बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि निजी उद्योगों को निवेश के लिए यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर भी कोई मदद नहीं दी गई, तो यह बात गलत है। इन्हें पूर्णतः मदद प्राप्त थी, तो तीसरा जो गलत है। चौथा है कि विदेशी पूंजीपतियों को तरल पूंजी सुरक्षित करने के लिए रियायतें दी गई थी, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिकथन व कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक अभिकथन दे रखा है और दूसरा उसका कारण दे रखा है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा जो गलत है। तो पहला जो अभिकथन ए जो है इसमें कहा गया कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है, तो यह बात सत्य है। कारण आर है कि मानव समाज समाज पर इसका असर वैश्विक था, जिसने विश्व सभ्यता में सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए दुनिया की दलित और वंचित जनता को प्रोत्साहित किया था। तो ये कथन तो ये सही है, लेकिन ये जो कारण है इस अभिकथन ए की व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों जो सत्य है, लेकिन जो आर जो ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने रूसी साम्राज्य द्वारा अधोलिखित क्षेत्रों में कौन से ब्रेस्टली टोस्क की संधि की शर्तों के तहत जर्मनी को हस्तगत किए थे? तो कौन से जो क्षेत्र जर्मनी को हस्तगत दिए थे? तो जर्मनी को जो क्षेत्र दिए गए थे वो थे फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के संदर्भ में अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो रूसी क्रांति से संबंधित यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है। इन घटनाओं को जो उचित कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इन घटनाओं को हमें कालक्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहली जो घटना है, पहले 1 नंबर पर घटना है कि पेट्रोग्राड में स्वतः स्फूर्त दंगे। ये दंगे कब हुए थे? तो ये दंगे हुए थे 1917 के अंदर। दूसरे नंबर पर है कि बोल्शेविकों द्वारा शीत महल पर कब्जा किया गया। तो बोल्शेविकों ने जो शीत महल पर कब्जा किया था, यह भी किया था 1917 में, नवंबर 1917 के अंदर। तो 1917 के नवंबर माह में जो बोल्शेविकों ने शीत महल पर कब्जा किया था। और ये जो पेट्रोग्राड में स्वतः स्फूर्त दंगे हुए थे, ये हुए थे मार्च 1917 में। तीसरा नंबर पर है कि लेनिन की निर्वासन से वापसी। तो लेनिन की जो वापसी थी, यह भी हुई थी 1917 के अप्रैल माह में। तो अप्रैल 1917। और चौथे नंबर पर है ड्यूमा की अंतरिम सरकार को प्राधिकार सौंपना। तो यह भी 1917 का है, जो मार्च 1917 का है। तो चारों घटनाएं ये 1917 की है, लेकिन इसमें 2 मार्च की है, 1 अप्रैल की है और 1 नवंबर की है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर घटना आएगी वो आएगी पेट्रोग्राड में स्वतः स्फूर्त दंगे, जो 8 मार्च के हैं। दूसरे नंबर पर जो घटना आएगी वो आएगी ड्यूमा की अंतरिम सरकार को प्राधिकार प्राधिकार सौंपना। ये है जो मार्च 14 मार्च 1917 की है। तो 2 नंबर पर आएगा 4। तीसरे नंबर पर आएगा वो आएगा लेनिन के निर्वासन से वापसी, जो अप्रैल 1917 के है। और चौथे नंबर पर आएगा बोल्शेविकों द्वारा शीत महल पर कब्जा, जो नवंबर 1917 का है। तो 1, 4, 3 और 2, 1, 4, 3 और 2, 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। पेट्रोगाड पेट्रोगाड के स्वतः स्फूर्त दंगे, जो 8 मार्च 1917, ड्यूमा की अंतरिम सरकार को प्राधिकार सौंपना प्राधिकार सौंपना, जो 14 मार्च 1917, लेनिन के निर्वासन से वापसी, जो 3 अप्रैल 1917, बोल्शेविकों द्वारा शीत महल पर कब्जा, जो 8 नवंबर 1917 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस के बारे में असत्य है। तो अप्रैल थीसिस के बारे में जो यहाँ पर कथन दे रखे हैं, इसमें असत्य कथन बताना है। पहला है कि सभी के लिए मताधिकार। तो पहला ही ऑप्शन जो गलत है, अप्रैल थीसिस में जो सभी के लिए मताधिकार की बात नहीं की गई थी, तो पहला ही गलत है। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध का अंत हो और किसानों को भूमि हस्तांतरित की जाए, ये तीनों सत्य है और पहला है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के औद्योगिकीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सोवियत संघ के औद्योगिकीकरण से संबंधित यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। तो इन कथनों में से सत्य कथन बताना है। पहला कि सोवियत उद्योग का केंद्र बिंदु उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं बल्कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर था। तो ये बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि नई खदानों, नहरों, लॉन्गिंग ऑपरेशंस और अन्य परियोजनाओं में अनुबंधित श्रमिकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। तो ये बात है जो गलत है। तीसरा नंबर है कि प्रतिशत के संदर्भ में उद्योग और बुनियादी ढांचे की कई शाखाओं में हासिल विकास इतिहास में किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक था। तो ये बात भी सत्य है। तो 1 नंबर और 3 नंबर सही है और 2 नंबर है जो गलत है। तो इसमें सही पूछा है 1 और 3। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने लागू की थी? तो सर्वप्रथम है जो नियोजित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा लागू की थी, यह की थी स्टालिन ने। 3 नंबर ऑप्शन। 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था? तो 1917 की रूस की क्रांति का जो नारा था वह था शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। 2 नंबर ऑप्शन। रूस में राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष के दौरान लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के लिए लेनिन द्वारा शांति, भूमि और रोटी का नारा शुरू किया गया था। लेनिन ने अपनी उद्घोषणा में इन चिंताओं को संबोधित किया था। शांति का अर्थ होगा शांति का अर्थ होगा युद्ध का अंत, रोटी का अर्थ होगा प्रचलित भूख से मुक्ति, भूमि का अर्थ होगा किसान आबादी के लिए आत्मनिर्भरता की संभावना। हालांकि अंत में इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया था। तो इसी के साथ ही आज की जो क्लास थी रूस की क्रांति, काफी
बड़ी क्लास होगी। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक छोटी सी क्लास होगी, मात्र 8-10 मिनट की क्लास होगी, 1930 की आर्थिक मंदी। तो 1930 की जो आर्थिक मंदी की जो कल की क्लास है, वो क्लास भी आप अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।